नवपाषाण काल से ही झूम खेती की परंपरा चली आ रही है। झूम खेती क्या होती है आपको पता है? जब किसी स्थान विशेष की मिट्टी कृषि करते करते अनुपजाऊ हो जाती है, उसकी पैदावार कम हो जाती है, तो उस खेती को कुछ समय के लिए हम परती छोड़ देते हैं, जिस पर वहाँ पे जंगल झाड़ पेड़ पौधे आदि वनस्पतियाँ उगाती हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं। कुछ समय बाद उस खेती को पुनः कृषि के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस क्रिया को ही झूम खेती कहते हैं। आगे, रतालू और तारों की खेती। मृतकों के लिए पत्थर और लकड़ी के स्मारकों के निर्माण के साथ साथ ऑस्ट्रो एशियाई भाषाओं की उपस्थिति इस क्षेत्र की उल्लेखनीय विशेषताएं। सोचिए, झूम खेती तो करते थे, मृतकों के लिए पत्थर और लकड़ी के स्मारक के निर्माण बनाते थे। शायद उन पर उनकी विशेषताओं को उपलब्धियों को भी लिखा जाता रहा होगा। वंदे मातरम। लाल रनिंग अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के संदर्भ में पढ़ेंगे क्या? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का जीवन शैली, विशेषताएं, हथियार, रहन सहन, आवास, खान पान और कृषि आदि पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण की स्थल और उनकी विशेषताएं। उत्तर पश्चिमी भारत की नवपाषाण संस्कृति में फसलों की खेती और पशुओं को पालतू बनाने का सबसे पहला प्रमाण मिला है। उत्तर पश्चिम भारत में नवपाषाण काल मेहरगढ़, राणा, गुंडई, सरायकला, जलीलपुर यह स्थल पाकिस्तान में है, जहाँ पर नवपाषाण काल के विभिन्न अवशेष स्रोत या पहचान करने के लिए वस्तुएं मिली हैं। इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं? मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व के प्रारंभिक नवपाषाण काल के साक्ष्य मौजूद है। मेहरगढ़ एक ऐसा स्थान, मेहरगढ़, जहाँ पर 7000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल प्रारंभिक दौर के साक्ष्य मौजूद हैं, जहाँ गेहूं जौ की खेती की जाती थी। वहाँ पर कृषि में प्रमुख रूप से क्या जौ और गेहूं की खेती की जाती थी। मेहरगढ़ में भेड़, बकरी और मवेशियों को पालतू बनाया गया था। क्या? मवेशियों को, जैसे भेड़ और बकरी जैसे मवेशियों को पालतू जानवर बनाया गया था। उनसे नवपाषाण कालीन मानव इन्हें संसाधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था, उनको पालतू बनाकर। यह संस्कृति सिंधु सभ्यता से पहले की है। ये जो घटनाएं हैं, ये सिंधु सभ्यता की पहले की घटनाएं हैं। मेहरगढ़ का प्रथम सांस्कृतिक चरण 7000 ईसा पूर्व से लेकर 5500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कितने? 7000 ईसा पूर्व से लेकर 5500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस चरण में कृषि के साथ पशुओं को पालतू बनाया गया, लेकिन मिट्टी के बर्तनों का उपयोग नहीं किया गया था। मतलब 7000 ईसा पूर्व से लेकर 5500 ईसा पूर्व तक कृषि की गई थी, जानवरों को पालतू बनाया गया था, किंतु मिट्टी के बर्तनों का उपयोग का कहीं उल्लेख या साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, आगे। इस समय 6 पंक्ति वाली जौ, एम्पर और इंकॉर्न, गेहूं के बेर, इलानथाई और खजूर की खेती की जाती थी। 6 रो वाली या पांति वाली जौ, एम्पर, गेहूं, बेर आदि खजूर की खेती की जाती थी। वे एक अर्ध खानाबदोश देहाती समूह में थे। अर्ध खानाबदोश मतलब घुमंतु थे, पूर्ण रूप से नहीं थे। अर्ध मतलब आधे घुमंतु थे। खानाबदोश के लिए घुमंतु शब्द इस्तेमाल किया जाता है। खानाबदोश देहाती समूह के थे जो अपने घर मिट्टी से बनाते थे और मृतकों को दफनाते थे। मतलब नवपाषाण काल में भी मृतकों को दफनाने की प्रथा जो चलन में थी, और नवपाषाण कालीन मानव पत्थरों से मिट्टी की ओर बढ़ा, प्रगति की। उसने मिट्टी से अपने घर बनाने स्टार्ट किए। ये देखिए आगे। उन्हें समुद्री सीपियों, चूना पत्थर, फिरोज पत्थर, लाजबर्द और बलुआ पत्थर के आभूषणों का उपयोग किया। नवपाषाण कालीन मानव तब धातुओं का ज्ञान नहीं था। उन्होंने समुद्री सीपी और चूना पत्थर, फिरोजा पत्थर, लाजवर्द और बलुआ पत्थर से गहने बनाने का कार्य किया। इससे पहले क्या था? हड्डियों से अस्त्र बनाए जाते थे। हड्डियों से अस्त्र बनाकर जानवरों का शिकार किया जाता था। इसी परिप्रेक्ष्य में मेहरगढ़ का दूसरा जो चरण है,
वह 5500 ईसा पूर्व से लेकर 4800 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और तीसरा चरण जो है 4800 ईसा पूर्व से लेकर 3500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह सांस्कृतिक चरण है जिन्हें 3 चरणों में बांटा गया है। 8000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व से लेकर 5500 ईसा पूर्व तक, 5500 ईसा पूर्व से लेकर 4800 ईसा पूर्व तक, और 4800 ईसा पूर्व से लेकर 3500 ईसा पूर्व तक इन समय चक्रों में बांटा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब दूसरा चरण था वहां पर क्या, वे लंबी दूरी का व्यापार करते थे, मतलब दूर दराज के इलाकों से, दूर दराज के टापुओं से, दूर दराज के लोगों से व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था। खासकर लाज, बर्द पत्थर और लापीस, जालूली का व्यापार करते थे, जो केरल बटखासा में उपलब्ध था। मतलब केरल से, मतलब दूरी से, लंबी दूरी से व्यापार करना स्टार्ट कर दिए थे। अगला बिंदु है, इन दोनों अवधियों के दौरान मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं। मतलब दूसरे और तीसरे चरण में मिट्टी के बर्तनों के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। कब? ये 5500 ईसा पूर्व से 4800 ईसा पूर्व, और 4800 ईसा पूर्व से लेकर 3500 ईसा पूर्व के जो काल चरण है, जो समय चरण है, इनके मध्य में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग के साक्ष्य मिले हैं, ऐसा दर्शाया गया है। इन दोनों अवधियों में मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेराकोटा की मूर्तियां और चमकीले फेंस की माला प्राप्त हुई है। टेराकोटा स्थान, वहां पर मूर्तियां और चमकीले फेंस की माला प्राप्त हुई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जो हमारा नवपाषाणकालीन मानव था वह श्रृंगार प्रेमी था, सौंदर्य प्रेमी था। नवपाषाण काल में मेहरगढ़ में प्रारंभिक दंत चिकित्सा, नवपाषाण काल में दंत चिकित्सा की बात की गई है, मतलब दांतों के इलाज के बारे में। नवपाषाण काल में लोगों ने पिसा हुआ अनाज और पका हुआ भोजन खाना शुरू किया। पिसा हुआ अनाज और पका हुआ भोजन खाना शुरू कर दिया। मतलब कह सकते हैं कि आग की खोज नवपाषाण काल में हुई थी, तभी तो लोगों ने खाना बनाना शुरू किया था, खाना बनाकर खाना स्टार्ट किया था, और अनाज को पीस कर बनाने की प्रथा स्टार्ट हुई, जिससे दांत और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हुई। जब आदमी ने खाने को बनाकर, पकाकर खाना स्टार्ट किया और अनाज को पीस कर खाना स्टार्ट किया, तो उससे दांत और अन्य स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न हुई, जिससे उन्हें उन समस्याओं से निपटने के लिए कुछ खोजें की। मानवीय दांत जीवित की बेधनी का सबसे पहला साक्ष्य मेहरगढ़ में मिला है। इसे दंत चिकित्सा की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। यदि आ जाए सर्वप्रथम दंत चिकित्सा के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो मेहरगढ़ में मिले हैं। मेहरगढ़ में दंत चिकित्सा के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी पढ़ेंगे। कश्मीर घाटी में संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल बुर्ज होम महापाषाण काल और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। कश्मीर का महापाषाण काल के साक्ष्य उपलब्ध कराता है। ठंड के मौसम में बचने के लिए लोग गड्ढों से बने घरों में रहते थे, और घर आकार में अंडाकार और नीचे चौड़े होते थे, ऊपर की तरफ संकीर्ण होते थे। जब ठंड का मौसम आता था तो लोग गड्ढे नुमा जमीन में खोद कर घर बनाते थे और उनमें रहना पसंद करते थे, क्योंकि जो धरती है, मिट्टी है, जमीन है, जब खोदेंगे तो वहां पे कुछ गर्माहट, पृथ्वी की गर्माहट मिलती है और ठंड का एहसास कम होता है। क्योंकि उस समय लोगों को ठंड से बचने के लिए आज की तुलना में ऐसे वस्त्र और ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, प्रस्तुत नहीं थी कि वह उनका उपयोग करके ठंड से बच सकें। इसलिए वो क्या करते थे, ठंड से गड्ढों में घर बनाकर रहते थे, और घर अंडाकार आकार में बनाते थे, जो नीचे चौड़े और ऊपर संकीर्ण होते थे, पतले होते थे, मतलब कि शंकु आकार कह सकते हैं, कुछ इस आकार में बनाते थे, जो ऊपर से सकरे होते थे और नीचे चौड़े होते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे हड्डी एवं पत्थर से बने औजारों का प्रयोग करते थे। हड्डी और पत्थर, जैसा कि मध्यपाषाण काल में आपने पढ़ा कि जो प्राचीन मानव था वह हड्डियों और पत्थरों से बने
हथियारों का, अस्त्रों का उपयोग करके शिकार करता था। ठीक उसी प्रकार नवपाषाण काल का मानव भी हड्डी और अस्त्रों का प्रयोग, हड्डी और पत्थर से बने अस्त्रों का प्रयोग करता था, जैसे उसके पूर्वज करते थे। स्मारक स्तंभ के साक्ष्य मिले हैं और लाल मिट्टी के बर्तन और धातु की वस्तुओं के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। तांबे के तीरों का प्रयोग करते थे। मतलब कह सकते हैं कि नवपाषाण काल में मानव ने धातुओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसमें तांबा प्रमुख था। क्या? तांबा प्रमुख था, क्योंकि तांबे के तीरों का प्रयोग करते थे। उनके साक्ष्य मिले हैं कि नवपाषाण कालीन मानव तांबे का इस्तेमाल करता था, तांबा नामक धातु का इस्तेमाल करता था, खासकर तीर बनाने में। अगला, पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मिले हैं। भैया तो मध्यपाषाण काल से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, आगे उत्खनन के दौरान गेहूं, जौ, साधारण मटर के, मसूर के बीज प्राप्त हुए हैं। मसूर दाल के प्रयोग से पता चलता है कि उनका संपर्क मध्य एशिया से हो रहा होगा। उत्खनन हुआ तो वहां पर क्या हुआ? गेहूं, जौ, साधारण मटर और मसूर के बीज प्राप्त हुए हैं, और मसूर के बीज का प्राप्त होना इस बात की और इशारा करता है कि उनका संपर्क एशिया से, मध्य एशिया से रहा होगा। आगे, वे हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थे। जो ये नवपाषाण काल था, यह हड़प्पा की जो सभ्यता थी उसके समकालीन थे। मतलब उसी के आसपास या साथ की ये घटनाएं हैं, और उनके साथ व्यापार करते थे। वे जब समकालीन थे तभी तो व्यापार करते थे। जैसे आज हमारे देश का व्यापार कई देशों से, तो हम उनके समकालीन हैं कि जिस काल में वो स्थित है उसी काल में हम अपना जीवन जी रहे हैं, उसी काल में वो अपना जीवन जी रहे हैं, तभी तो वस्तुओं का आदान प्रदान, व्यापार आदि हो रहा है। चलिए, नवपाषाण संस्कृति 2 चरणों में पहचान की गई है। नवपाषाण काल को भी 2 संस्कृतियों में विभाजित किया गया, पहचान किया गया। कैसे? उन्हें श्रोमिक और सिरोमिक चरण कहा जाता है। क्या? श्रोमिक और सिरेमिक। सिरेमिक चरण में सिरेमिक का प्रमाण नहीं है, और सिरेमिक में मिट्टी के बर्तनों का प्रमाण मिला है। मतलब वह समय चक्र जब मिट्टी के बर्तनों का उपयोग नहीं मिला है उसे हम सिरेमिक कहते हैं, और जब मिट्टी के बर्तनों का उपयोग के साक्ष्य मिले हैं उसे हम सिरेमिक कहते हैं। बस इसी आधार पर नवपाषाण संस्कृति को 2 चरणों में बांट दिया गया है कि भैया जब मिट्टी के बर्तनों का उपयोग नहीं हुआ है और जब हुआ है, तो यहीं से हम 2 समय चक्र को निर्धारित कर लेते हैं। आगे, कश्मीर घाटी में काली मिट्टी के चित्रित बर्तनों, गोमेद और कर्नेलियन के मनकों और चित्रित मिट्टी के बर्तनों का उपयोग मिलता है। भैया कश्मीर में काली मिट्टी के बर्तनों का उपयोग मिला है, और एक समाधि स्थल से जंगली कुत्ते की हड्डियां, बारहसिंगा की सींग मिला है। एक पत्थर पर कुत्ते और सूर्य के साथ शिकार के एक दृश्य को उत्कीर्ण किया गया है, यानी दर्शाया गया है। एक समाधि स्थल से क्या हुआ? एक समाधि स्थल से जंगली कुत्ते की हड्डियां और बारहसिंगे का सींग मिला। प्राचीन समय में ऐसी परंपरा रही होगी कि जब कोई किसी का प्रियजन मृत्यु को प्राप्त होता था तो उसके साथ कुछ वस्तुएं या फिर जानवरों को भी दफन किया जाता था। तो वहीं पर इसका जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है कि एक समाधि स्थल से जंगली कुत्ते की हड्डियां और बारहसिंगा का सींग मिला है, और पत्थर पर कुत्ते और सूर्य के साथ शिकार के एक दृश्य को उत्कीर्ण किया गया है। एक पत्थर कुत्ते और सूर्य के साथ शिकार के एक दृश्य को उत्कीर्ण किया, मतलब दर्शाया गया है किसी चट्टान आदि पर। आगे हम पढ़ेंगे गंगा घाटी और मध्य भारत। मतलब गंगा के किनारे विकसित जीवन शैली और मध्य भारत की प्रमुख घटनाएं। उत्तर प्रदेश में लहुरा देव, चो, पानी मांडो, कुल्हेड़ावा और महागरा। बिहार में चिरांद और सेनुआर प्रमुख स्थल हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ प्रमुख स्थल मिले हैं जो गंगा के किनारे पाए गए हैं। वहां पर मानव सभ्यता का जन्म हुआ, मानव रहते थे। और लहुरा देव उत्तर प्रदेश स्थल से 6500 ईसा पूर्व के चावल और मिट्टी के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। लहुरा देव ऐसा स्थान है उत्तर प्रदेश का जहां पर लगभग 6000 ईसा पूर्व के चावल की खेती के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में लगभग 6500 ईसा पूर्व खेती होती थी, चावल के साक्ष्य मिले हैं। ये सब आगे, इन स्थलों पर मिट्टी के बर्तन और पौधों एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इन स्थलों पर मिट्टी के बर्तन का उपयोग होता था और पशुपालन करते थे, यह स्वाभाविक हो गया था। इनके भी साक्ष्य मिले हैं। इन स्थलों की विशेषता कार्ड मार्क्ड है। मतलब इन स्थलों की अपनी अपनी विशेषता थी कि कौन सा स्थल
गंगा घाटी के किस छोर पर है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ जल की उपलब्धता कैसी है, वहाँ का रहन सहन कैसा है आदि पर निर्भर थी। आगे, छिलके वाली और छापांती में की जाने वाली जौ की खेती, कई प्रकार के गेहूं, चावल, मटर, हरा चना और काला चना, छोटी मटर, सरसों, सन, पटसन, अलसी और कटहल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। भैया नवपाषाण काल में मानव ने पूरी क्रांति कर दी थी। कैसे कर दी थी इसको समझते हैं। भैया 6 पांति वाली जो उपजाता था, कई प्रकार के गेहूं उपजाता था, चावल, मटर, हरा चना, काला चना, छोटी मटर, सरसों, सन, पटसन, अलसी, कटहल की भी खेती करता था नवपाषाण कालीन मानव। ठीक है। जंगली पशुओं की हड्डियों के रूप में भेड़, बकरी और मवेशियों आदि की हड्डियां मिली है। भैया जंगली पशुओं के रूप में किसकी? भेड़, बकरी, मवेशियों आदि की हड्डियां मिली हैं। ठीक है। अब पूर्वी भारत में क्या था? पूर्वी भारत में नवपाषाण कालीन स्थल बिहार और पश्चिम बंगाल के कई स्थानों पर पाए गए हैं। मतलब नवपाषाण काल में बिहार और बंगाल, पश्चिम बंगाल जिसे कहते हैं, वहां पर भी कई प्रमुख स्थल थे, जैसे बीरभानपुर, चिरांद, कुचाई, गोलबाइसान और शंकरजंग प्रमुख स्थल हैं। नुकीले बट, केल्ट, छेनी और मुठरे वाली कुल्हाड़ी जैसे औजार मिले हैं। मतलब नवपाषाण कालीन मानव कुंदरे मतलब बट, केल्ट, छेनी और मुठरे वाली कुल्हाड़ी जैसे औजार का उपयोग करता था अपने जीवन को आसान बनाने के लिए, शिकारों को करने के लिए, कृषि करने के लिए, पशुपालन आदि के लिए। अब यही बात करते हैं दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु का उत्तर पश्चिमी भाग। दक्षिण भारत में भी नवपाषाण कालीन मानव फल फूल रहा था, तरक्की कर रहा था, अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ा रहा था। उसी के परिप्रेक्ष्य में दक्षिण भारत में जो स्थान है उनको समझेंगे। उपयोग किए गए औजारों में पत्थर की कुल्हाड़ी और ब्लेड शामिल है। मतलब कुल्हाड़ी का उपयोग लगभग हर स्थान पर हो रहा था। ठीक है। आग से पकी हुई मिट्टी की छोटी मूर्तियां पशुपालन के संकेत देती हुई पाई जाती हैं। मतलब आग से पकी हुई मिट्टी की छोटी मूर्ति, मतलब मूर्ति बनाते थे, उनको आग में पकाते थे। इतना ज्ञान नवपाषाण कालीन मानव को हो गया था। इन स्थलों के बीच में राख के टीले हैं और उनके चारों ओर बस्तियां हैं। आंध्र प्रदेश में और पलवे तथा कर्नाटक में कोडेकल, कुपगल और बुधिहाल में राख के ढेर वाले स्थल पाए गए हैं। यह स्थल जल स्रोतों वाली ग्रेनाइट पहाड़ियों के पास पाए गए हैं। ये जो स्थल है, जो यह स्थान है, वह जहाँ जल स्रोत था वहीं पर लोगों ने अपनी बस्तियां बनाई, अपनी सभ्यता का अस्थायी रूप दिया, वहीं पर ये रहते थे, वहीं पर पशुपालन, कृषि याद करते थे, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं था। तो जहाँ पर जल था, जल स्थल थे, जल की उपलब्धता आसान थी, वहीं पर ये बस गए और अपने कार्यों को करना स्टार्ट कर दिया। यह स्थल गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, तुरभंगा और कावेरी नदी घाटियों में पाए गए हैं, जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, तुंगभद्रा और कावेरी नदियां, जो जल प्राचीन काल में भी और वर्तमान में भी जल का प्रमुख स्रोत है, जहां से आसानी से जल प्राप्त हो सकता था, वहीं पर ये सारे स्थल पाए गए हैं। कुछ प्रमुख स्थल निम्नलिखित हैं दक्षिणी भारत के। जैसे कर्नाटक में क्या हो गया? कर्नाटक में शंगनकल्लू, तेक्कलकोटा, ब्रह्मगिरी, मास्की, पिकलीहल, वाटकल, हेमिगे और हल्लूर। ऐसे आंध्र प्रदेश में क्या है? नागार्जुन कोटा, रामापुरम और वीरापुरम। तमिलनाडु में पय्यमपल्ली। तमिलनाडु में क्या है? एक स्थान पय्यमपल्ली, जो नवपाषाण कालीन स्थल है और यहाँ महत्वपूर्ण साक्ष्य पाए गए हैं। अब उत्तर पूर्व भारत की बात करें। उत्तर पूर्व भारत क्या? असम और गारो हिल। असम और गारो हिल। यह संस्कृति लगभग 2500 से लगभग 1500 ईसा पूर्व की है। ईसा पूर्व की है, पहले की। असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के स्थलों में मुठरे वाली कुल्हाड़ियां, तिरछी स्प्लेट, सेल्ट और औजार पाए गए हैं। ठीक है। आगे द ओजली हैंडिंग और शरू तरु झूम खेती के साथ
देने वाले कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। कौन? दाओजली हेडिंग और शरू तरु झूम खेती। सोचिए, नवपाषाण काल से ही झूम खेती की परंपरा चली आ रही है। झूम खेती क्या होती है आपको पता है? जब किसी स्थान विशेष की मिट्टी कृषि करते करते अनुपजाऊ हो जाती है, उसकी पैदावार कम हो जाती है, तो उस खेती को कुछ समय के लिए हम परती छोड़ देते हैं, जिस पर वहाँ पे जंगल झाड़ पेड़ पौधे आदि वनस्पतियाँ उगाती हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं। कुछ समय बाद उस खेती को पुनः कृषि के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस क्रिया को ही झूम खेती कहते हैं। आगे, रतालू और तारों की खेती। मृतकों के लिए पत्थर और लकड़ी के स्मारकों के निर्माण के साथ साथ ऑस्ट्रो एशियाई भाषाओं की उपस्थिति इस क्षेत्र की उल्लेखनीय विशेषताएं। सोचिए, झूम खेती तो करते थे, मृतकों के लिए पत्थर और लकड़ी के स्मारक के निर्माण बनाते थे। शायद उन पर उनकी विशेषताओं को, उपलब्धियों को भी लिखा जाता रहा होगा। और इसी के साथ साथ ऑस्ट्रो एशियाई भाषा, मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और एशिया महाद्वीप की भाषाओं का भी उल्लेख इस क्षेत्र की विशेष उपस्थिति दर्ज कराता है। ऐसा कुछ साक्ष्यों में पाया गया है। आगे, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के चावल की खेती के साक्ष्य उत्तरी विंध्य क्षेत्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, बलूचिस्तान में पाए गए हैं, जो कृषि की प्राचीनता का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के चावल की खेती खासकर उत्तरी भारत, जिनमें विंध्य क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, मिर्जापुर और बलूचिस्तान में पाए गए हैं, जो कृषि की प्राचीनता का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि यहाँ पर खेती प्राचीन समय से होती थी। ठीक है। नवपाषाण, बाद में नवपाषाण कालीन निवासी कृषक थे, जो मिट्टी और बेंत से बने गोलाकार और आयताकार घरों में व्यवस्थित जीवन जीते थे। मिट्टी और बेंत के बने घरों में गोलाकार और आयताकार घर बनाते थे, उनमें व्यवस्थित जीवन जीते थे। कृषि की उपज में रागी और कुल्थी शामिल थी। रागी और कुल्थी प्रमुख थी। कृषि की उपज में रागी और कुल्थी शामिल थी प्रमुख रूप से। आगे पढ़ते हैं। प्रारंभिक चरण में हाथ से बनी मिट्टी के बर्तन, जिन्हें बाद में बर्तनों को बनाने के लिए पैर वाले चाक का इस्तेमाल किया। पहले प्राचीन कालीन मानव मिट्टी के बर्तन हाथों से बनाते थे। हाथों से बनाते फिर उन्होंने पैर से चलने वाला चाक बनाया, फिर उस चाक के ऊपर मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करना शुरू किया। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में प्रारंभिक कृषि एवं संस्कृतियां नवपाषाण संस्कृतियों के बजाय ताम्रपाषाण संस्कृतियों से जुड़ी है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में पाषाणकालीन संस्कृति के बजाय ताम्र, क्योंकि वहां पर तांबे का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इन्हें ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों से जोड़ा गया है। जालोड़ मैदानों और घने जंगलों वाले क्षेत्रों को छोड़कर उनके साथ पूरे देश में पाए जाते हैं। औजार, नवपाषाण कालीन मानव कौन सा औजार इस्तेमाल करता था, उनका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। ये लोग पत्थर की कुल्हाड़ियों, छोटे औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। पर मुझे पत्थर की कुल्हाड़ी और छोटे हथियार, साथ ही पत्थर ब्लेड उद्योग व्यापक रूप से विकसित हुआ। चपटी कुल्हाड़ियां, चूड़ियां, अंगूठियां, चाकू आदि के साथ तांबे की वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। चपटी कुल्हाड़ियां, चूड़ियां और अंगूठियां, मतलब नवपाषाण कालीन मानव श्रृंगार प्रेमी हो गया था। आगे बढ़ते हैं। कुछ विशेष टिप्स। पावर प्लस क्या है? भीमबेटका शैलाश्रय 35,000 वर्ष पहले की मातृत्व की कहानी बताते हैं। 35,000 वर्ष ईसा पूर्व, मतलब वर्ष पहले की मातृत्व की कहानी बताते हैं। माँ और शिशु का चित्रण पत्थर की दीवारों को भावात्मक कथात्मक में कथावाचन में बदल देता है। वहां पर एक चित्र पाया गया है, माँ और एक शिशु का चित्र है, जो भावात्मक कथावाचन में बदल देता है, मतलब एक कहानी बयान करता है अपने समय की। यह सिद्ध कर देता है कि मानव कथाएं लेखन से बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। नवपाषाण कालीन एक चित्रात्मक दीवार प्राप्त हुई है, जहां पर एक माँ और शिशु को दर्शाया गया है। सोचिए, तब से भारतीय जो संस्कृति है वह मानव कथाओं के लेखन से बहुत पहले से जुड़ी है।